मैं रजनीकांत सोनी आर.के. सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। पुराने लेक्चर में हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया था कि किस मौलिक कर्तव्य में क्या है, और आपको बताया था कि कैसे उनको याद करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बहुत आईएमपी टॉपिक। जैसे हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, ठीक वैसे ही हमारा अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आपको देखने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके और वो तैयारी कर सकें। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये कौन से भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। अब अगर हम बात करें स्रोत की कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जब हमने स्रोत पढ़े थे भारतीय संविधान के, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, क्या जरूरत पड़ी हमारे राज्य को, तो मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जिससे नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। या फिर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो कल्याणकारी कार्य ही क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व है। कोई भी देश जो समाज को चलाएगा, कुछ ना कुछ नियम बनाएगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा, और वही कार्य क्या है? कल्याणकारी कार्य हमारे नीति निर्देशक तत्व। मतलब उन तत्वों के माध्यम से एक व्यवस्था चलेगी, एक राज्य चलेगा, जिससे लोगों का क्या हो सके? विकास हो सके। तो जैसे मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, ठीक वैसे ही क्या आवश्यक है? आपके नीति निर्देशक तत्व। अब एक क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है कि सर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। क्लियर? तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? कल्याणकारी कार्य, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होता है हमारे भारतीय नागरिकों का। क्लियर? अब अगर हम बात करें इनके एक एक आर्टिकल की, तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, यहाँ राज्य से मतलब एक देश से, एक व्यवस्था से। अगर हम यहाँ बात करें राज्य की कि राज्य के यह तत्व होंगे, तो वो किसके? हमारे देश के, अर्थात जो व्यवस्था चलाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा दी है। क्लियर? अगला अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तथ्यों का लागू होना। मतलब इस भाग में जो जो हमारे आर्टिकल दिए हैं या जो जो बातें दी गई हैं, वह क्या होंगी? इस अनुच्छेद के तहत क्या होंगी? लागू होंगी। तो 36 और 37 बहुत सरल है। 36 में परिभाषा है, 37 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। क्लियर? तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला अनुच्छेद जो बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात समाज के लिए कार्य करेगा, जिससे क्या हो? समाज का विकास हो। आपने देखा होगा कि भारत में आय की बहुत असमानता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे क्या हो? आय बराबर हो
और आय की असमानता कम हो, है ना, गरीब से गरीब लोग क्या कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं देगा कौन, हमारा राज्य अर्थात देश। क्लियर। तो लोक कल्याण के वृद्धि के लिए बहुत से काम करेगा हमारा राज्य, ये भी एक तत्व है। अगला अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व। 39 राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व, मतलब राज्य कुछ नीति तत्वों का अनुसरण करेगा जिससे वह नियम बना सके या जिससे वह विकास कर सके। अब वो कौन कौन से तत्व हैं ये हम देखते हैं। सबसे आईएमपी समान कार्य के लिए समान वेतन, मोस्ट आईएमपी है, याद रखना। कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 39 में। अब समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब यहाँ पर यह है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वह काम बराबर कर रहे हैं तो वेतन कैसा मिलेगा, बराबर मिलेगा। आपने देखा भी होगा, अगर कोई लड़की गवर्नमेंट पोस्ट पे है, अगर कोई लड़का गवर्नमेंट पोस्ट पे है और अगर उनकी पोस्ट बराबर है, ठीक है, पोस्ट बराबर है, एक सा टाइम है, तो उनमें भेद नहीं होगा। मान के चलिए आप डिप्टी कलेक्टर बने, एक लड़की भी बनती है एक लड़का भी बनता है, तो कामों में अंतर नहीं किया जाएगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसमें क्या होगा, एक से कार्य के लिए वेतन समान मिलेगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। क्लियर। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब महिला और पुरुष को क्या किया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं है। आगे इसी में पुरुष व स्त्रियों कर्मकारों का स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की शक्ति का दुरुपयोग ना हो। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो भी महिला और पुरुष हैं, है ना, काम करने वाले महिला और पुरुष हैं, उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, उनकी शक्ति का दुरुपयोग ना हो, उनके स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात, बालकों की शक्ति का दुरुपयोग ना हो। यहाँ पर बालकों की शक्ति का मतलब यह है कि बालकों के साथ कोई गलत काम ना किया जाए, किसी प्रकार का शोषण उनके साथ ना किया जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो बालक हो, उनके साथ क्या ना किया जाए, कोई भी गलत काम ना किया जाए। इसीलिए सरकार बहुत सी योजनाएं बनाती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 39। अब अनुच्छेद 39 का, अब अगर यहाँ हम बात करें तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत आईएमपी है 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यहाँ समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब यह है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कैसा न्याय मिलेगा, समान न्याय मिलेगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। दूसरा, निःशुल्क विधिक सहायता। अब निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये है कि मान के चलिए कोई गरीब है या ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार का केस नहीं लड़ सकता या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता या अपना बचाव नहीं कर सकता, तो विधिक संबंधी जितनी भी सहायता होगी वो कौन करेगी, सरकार करेगी। निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ पर कौन देगी, सरकार करेगी। आपने देखा होगा बहुत से गरीब व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो सब पैसों का वहन कौन करती है, हमारी सरकार करती है। तो ये भी हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत आईएमपी है ना, मोस्ट आईएमपी आप लगा लें, ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। प्रत्येक राज्य अपने अपने ग्रामों में क्या करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा, और इसीलिए आगे चलकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, है ना, जिससे क्या किया गया, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो क्लियर। तो ये हमारे अनुच्छेद 40 तक क्या कंप्लीट होते हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो एक बार फिर से अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, 37 अंतर्विषय तत्वों का लागू होना, 38 लोक कल्याण के वृद्धि के लिए कार्य करेगा, 39 राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व। अब इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, मोस्ट आईएमपी। अनुच्छेद
39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और 40 ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये हमारे आपके 36 से 40 तक के अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो अगले अनुच्छेद हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो क्लियर, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। तो कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके पुराने वीडियो प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।